भाई जो थे उनसे देखा, चिंतन होता था, तर्क वितर्क होता था, वो गुस्सा हो जाते थे और सामने वाले आदमी की कोशिश होती थी कि मैं अब यहाँ से निकल जाऊं, पर वो जाने नहीं देते थे। उस चिंतन के बाद में वो वैसे ही थे, वो उनके लिए विद्वान ही थे, पर वो शास्त्र की बात करते थे, वो शास्त्र की बात आनी चाहिए। आज हमारा ज्ञान तो है, पर भारतीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शिक्षा का जो मार्ग दिया था, उस मार्ग को हम भूल चुके हैं। इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम इस पर भी चिंतन करें कि हमारे प्राचीनतम ज्ञान को, जो सभी तरह से संपूर्ण था, उसको प्राप्त करने वाली जो शिक्षाएं थी, याज्ञवल्क्य की थी, पाणिनि की थी, कात्यायन की थी, जब भी कोई ज्ञान सर्जित करता था तो उसका मार्ग सर्जित करता था। चाहे आज हम विधि के क्षेत्र में जाएं, चाहे समाज के क्षेत्र में जाएं, पारिवारिक क्षेत्र में जाएं, हमने उसकी शिक्षा को छोड़ दिया है। अगर आप केवल संस्कृत की बात नहीं करें, आप हिंदी की भी बात नहीं करें, उर्दू फारसी की नहीं करें, अंग्रेजी की भी बात करें, तो भी हमारे यहाँ एक मार्ग था, एक शिक्षा थी जिससे कि हम ज्ञान प्राप्त करें। वर्तमान में जो हम शिक्षा ले रहे हैं वो शिक्षा नहीं है, वो केवल एक किताबी ज्ञान है। हमें उस किताबी ज्ञान से दूर हटकर शिक्षा की बात करनी पड़ेगी और शिक्षा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। 3 दिन तक इस आयोजन का आप सब आनंद लें। किसी को कोई कष्ट हो तो एक बार मुझे अपना ही मान के क्षमा कर दें कि मेरे को कष्ट हो रहा है, वैसे आपको कष्ट हो रहा होगा, कोई बात नहीं। यात्रा होती है, खाने पीने का, रहने खाने का कष्ट होता है, पर जब जब मैं बुलाऊं आप ऐसे ही आते रहे। आप सब लोग यहाँ पधारे, मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं। आपका बहुत आभार और विशेष आभार संगोष्ठी के आयोजन के लिए। और अब मैं आमंत्रित संगोष्ठी के सह डॉक्टर अनुभव वार्ष्णेय जी को, तो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कि आप पधारें और संगोष्ठी का परिचय प्रदान करें। यस्य प्रसादात् अहमेव विष्णुः मयि एव सर्वं परितं च इत्थं विजानामि आत्मरूपं तस्मै प्रणश्मि। सभी को नमस्कार। वैदिक ज्ञान परंपरा के सभी अध्येताओं तथा विद्वान के यह महनीय वर्ष है, क्योंकि यह महाज्ञान सरस्वती का द्वितीय वर्ष है। साथ ही राजस्थान विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग के मूर्धन्य स्वनामधन्य कृष्ण भारतीय दर्शन के डीकोलोनाइजेशन फिलॉसफी शब्द आजकल हम लोग बहुत सुनते हैं, उसके वे अग्रगण हस्ताक्षर रहे। अभी उपलक्ष्य संस्कृत विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय आई जाती हैं। अगस्त माह तथा महर्षि दयानंद सरस्वती के नेतृत्व पर एक राष्ट्रीय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का संस्कृत विभाग किया तथा यह जो वर्तमान संगोष्ठी होगा, संस्कृत विभाग तथा महाविद्यालय इनके संयुक्त तत्वावधान में इस ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान किया जा रहा है। इस संगोष्ठी विषय वस्तु से संक्षिप्त परिचय का दायित्व दिया है। वेद शास्त्र और भारतीय परंपरा के विद्वान अथवा अंतेवासी विद्यमान हैं। भारतीय परंपरा में वैदिक वाङ्मय से लेकर स्मृति काल पर्यंत, तदनंतर आधुनिक विचारकों में राजा राम मोहन रॉय से लेकर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर तक
लंबी जो हमारे यहाँ दार्शनिक परंपरा है, इसमें विधि और न्याय इनके परंपरागत प्रश्नों पर आपूर्ण चिंतन देखने को मिलता है। इस संगोष्ठी के आयोजन का तात्कालिक कारण विगत वर्ष भारत सरकार द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा के संवर्धन और परिवर्धन के उद्देश्य को लेकर जो 2 शताब्दी पुरातन औपनिवेशिक दंड संहिता का प्रतिस्थापन भारतीय न्याय संहिता 2023 के माध्यम से किया गया, जिसके पार्श्व में भारतीय ज्ञान परंपरा अनुप्राणित है। हमारे संविधान की संस्कृति से लेकर अद्यतन जो विधिक विकास भारत देश में हुआ है, उसे भारतीय तथा शास्त्रीय दृष्टिकोण से उसका मूल्यांकन करना इस संगोष्ठी का उद्देश्य है। साथ ही वैदिक वाङ्मय से लेकर समकालीन दार्शनिकों तक जूरिस्प्रूडेंस अथवा विधि दर्शन के परंपरागत प्रश्नों पर जो प्रकीर्ण अंतर्दृष्टि है, उस अंतर्दृष्टि को निरूपित कर विश्व मनीषा के समक्ष उसका उद्यापन करना भी इस संगोष्ठी का उद्देश्य है। मैं दर्शन शास्त्र का अध्यापक हूं और षड दर्शनों में, जैसा कि आप सबको विदित है, महर्षि जैमिनी प्रणीत पूर्व दर्शन उसका विषय है विधि अधर्म के प्रत्यय का अर्थ स्पष्ट करना। प्रणीत न्याय दर्शन उसका हृदय है, और न्यायपालिक संदर्भ में हम प्रायः यह सुनते हैं न्यायवादी अथवा विचारी द्वारा के पक्ष में निर्णय किया जाएगा। अगर जिस उपक्रम करते हैं उसे हम बहस कहते हैं, या कोई केस आगे से आ चुका है, हम सरकार ये शब्द सुने। संभवतः इसलिए न्याय शब्द का इस प्रकार लक्षार्थ प्रयोग किया। इतिहासकार वेदों में ज्ञात ऋत की अवधारणा को लॉ अकॉर्डिंग टू जस्टिस या न्याय की धारा के अनुसार विधि, इसका एक उद्देश्य मानते हैं। जब आप भारतीय तथा अन्य दार्शनिक परंपराओं का अवलोकन करें, हम पाते हैं कि भारतीय और पाश्चात्य परंपराओं के विधि दर्शन जूरिस्प्रूडेंस के लगभग पर अत्यंत सुदीर्घ विमर्श हमारी परंपरा में होता है। हम आशा करते हैं कि संगोष्ठी के इन दिवसों में भारतीय तथा पाश्चात्य विधि दर्शन, फिलोसफी, लॉ, जूरिस्प्रूडेंस के अन्यान्य बिंदुओं पर गंभीर विचार विमर्श होगा। जय संस्कृत, जय भारत। और संगोष्ठी में आज विद्यमान है उनके मुखारविंद से मंत्री कार्य मंत्री के उत्तरों के बारे में और न्याय व्यवस्था मंत्री की मेहता है इसके बारे में जानना चाहिए। आपका स्वागत है, अभिनंदन। आगे इस शो के माननीय अतिथि श्री अशोक जैन, जो न्यायाधिपति हैं, प्रोफेसर और इस विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा जी, विशिष्ट अतिथि माननीय श्री वसंत छाबा जी, जो अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं, और सारस्वत के रूप में आचार्य रघुनाथ घोष जी, संयोजक द्वय डॉक्टर अखिल कुमार जी, प्रोफेसर राजेश कुमार जी और श्री अभिनव जी, जिन्होंने अपना विचार आपके सामने रखा, और शायद आचार्य राम सेवक दुबे जी भी उपस्थित हैं, जो माननीय कुलपति हैं। मुझे आज के इस सत्र में प्राचीन ज्ञान परंपरा में विधि और न्याय व्यवस्था
में मनुस्मृति की विधि और न्याय व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए विषय प्रस्तुत किया गया है। आज जिस व्यवस्था में और जिस वातावरण में हम जीवन जी रहे हैं और जो जीवन मूल्य हमारे हैं, मैं आपके सामने वैदिक कालीन मनुस्मृति के जो विधान और न्याय के उद्धरण जो रखूंगा आपके सामने, तो निश्चित रूप से हमें उनके ऊपर एक बार चकित होना पड़ेगा और बुद्धि को हमें इस बात के लिए तैयार करना पड़ेगा कि क्या कभी इतना आदर्श वातावरण भी हमारे समाज में रहा है। सुदीर्घ काल तक मनुस्मृति भारतीय समाज का एक संविधान रहा है। आज वो केवल एक शास्त्र के रूप में है, ग्रंथ के रूप में है। आज एक हमारा नया संविधान है जिसके अनुसार हमारा देश चलता है, हमारा समाज चलता है। और मनुस्मृति की जो चर्चा मैं आपके सामने कर रहा हूँ, वो एक ग्रंथ की समीक्षा के रूप में कर रहा हूँ। मैंने मनुस्मृति के मौलिक श्लोकों और समय समय पर उसमें हुई मिलावटों के ऊपर कुछ साहित्यिक मानदंडों के आधार पर शोध किया है और उसके 2 संस्करण पाठकों के सामने रखे हैं, जिसमें एक संपूर्ण मनुस्मृति है जिसमें सभी श्लोक यथावत हैं, और एक विशुद्ध मनुस्मृति है साहित्यिक मानदंडों के आधार पर उनका विवेचन करके जो मौलिक श्लोक उस दृष्टि से सिद्ध हुए हैं, उनका एक संस्करण है। और मैं आपके सामने आज जो बातें रखने जा रहा हूं, उनमें मेरी अपनी कोई बात नहीं है। या तो मैं आपके सामने वो संदर्भ रखूंगा जो डॉक्टर अंबेडकर ने अपने ग्रंथों में लिखे हैं, मनु के विषय में भी और मनुस्मृति के विषय में भी, और या फिर मैं वो उद्धरण, वो प्रमाण आपके सामने रखूंगा विधानों को लेकर के, न्याय व्यवस्था को लेकर के, जो मनुस्मृति में आज भी पाए जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने हू वर द शूद्राज नामक अपने शोध ग्रंथ में मनुस्मृति के विषय में ये धारणा प्रकट की है कि मनुस्मृति आर्यों का संविधान रहा है, एक विधि ग्रंथ रहा है। वो आचार शास्त्र भी है, दंड शास्त्र भी है और स्मृतियों में सर्वोच्च मान्य शास्त्र है। मैं 2 बिंदुओं के अंतर्गत आपके सामने मनुस्मृति के कुछ विधान प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि विषय बहुत विस्तृत है। केवल बीज रूप में, सूत्र रूप में कुछ बातें मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और 2 बिंदु हैं कि मनुस्मृति कालीन जो राज्य व्यवस्था थी उसके क्या विधान थे, और मनुस्मृति कालीन जो समाज व्यवस्था थी उसके क्या विधान थे। तो कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण विधान हैं वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। मनुस्मृति में शासन व्यवस्था के 4 अंग थे: राजा, राजसभा, न्याय सभा और धर्म सभा। उनकी स्थिति ये थी कि राजा है तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि वो माता पिता का आधार नहीं है, माता पिता के जन्म का आधार उसका नहीं है। आज तीसरा व्यक्ति जब तय करता है, आधार वो होता है। मान लीजिए हमारा विवाद है, हमारे माननीय न्यायाधिपति यहाँ बैठे हुए हैं, अगर वो उस बारे में निर्णय देंगे तो ना मेरा और ना मेरे प्रतिपक्षी का। Still, even the green range is there, which is against the deforestation. Still,
we are having these crimes in our society due to the absence of morality. Though I do agree that one of the functions of the legality is to make a man moral. Until and unless there is dandaniti, swamang na kasmishi pravarteto adharottaram. It is in Manu Samhita. So if there is only legality, and if legality is not in favor of morality, then our society cannot go ahead. That's why morality and legality, just like a bird can fly depending on two wings. One wing is legal, legality, another wing is morality. So without morality, legality is blind. Without legality, morality can never be sponsored in our society. That is why only single term vidhi has been used in our society. Now, what is the definition of human being? And we know vidhi is connected towards the definition of human being. It is told, dharmeno hina pasubhi samana. A human being without morality is a kind of beast. Manushya-rupeno mrigascharanti. Whatever we are seeing, that Manushya-rupeno mrigascharanti, the human beings are not human being proper. There, inside them, there is animality. Therefore, morality is the characteristic feature of humanity. So that is why dharma has been taken in the sense of morality. When we tell ahimsa paramo dharma, then ahimsa is taken as a dharma, means morality. So in this sense, we are talking about justice of other, social justice, political justice, environmental justice. So there is not only the Parasmai Pada in the field of morality, there is also Atmane Pada. It is to be taken in the secondary sense, Lakshaniko Artha. How can I tell it is to be taken in the secondary sense? If I ask, what is the justice to my existence? Justice towards other things we understand, legality is there, morality is there, and morality also exists towards our existence. How can I justify our existence? If we cannot do something out of going my own self-interest, I am not a moral man. So if I am true to my justification, if I am true to my existence, I am called Sat. Sat, you know, Sanskrit is Ash Dhatu Shatri. That is one who just justifying his existence is called Sat. So true to existence. How I am true to existence? If I be a moral. If I am not moral, if I don't think of others, only self-interest is there, then I am depriving my selfhood, my humanity. So that is why Sat, and if I am not true to myself, then I am Asat. Asat means denied by other my existence.
Therefore, existence is connected with morality. If I am moral, then I can do justice to my existence. Ramakrishna Paramahansa Dev told, জন্মেছিস যখন দাগ রেখে যায়, it's a Bengali word, as you have taken birth, you must keep some indelible marks. You should keep your something for your existence, in favor of your existence, to prove, to justify your existence. This is Ramakrishna's word. Otherwise, in Buddhism, though it is told in the field of logic, but it can be applied to the moral sense. That arthokriyakarita lakshanam sat. How can you tell a man is existent in the true sense of the term? Man justifies doing justice to his existence if there is causal efficacy. Causal efficacy in the case of morality. If I do something for the sake of others, then I can justify my existence. Yat sat tat kshanikam. And it is also told, arthokriyakarita lakshanam sat. And Kabir, Sant Kabir told that a human being may think himself higher, may think himself that he is in the ivory tower, but he is not so until and unless he comes down to the normal people. So it is told, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे बड़ी खजूर, पंथ को न मिले छाया, फल लगे अति दूर. How can you think yourself great, just like tal and khejur? Their fruits are in so high altitude that it is not beneficial for the human being. Even they do not get shadow. But banyan tree, it has no fruits, but it can give shadow to the pain-tormented person. That's why banyan tree, urdhomul ashwattha, they are glorified in Kathopanishad, in Bhagavad Gita, and etc. Therefore, our existence is justified if we can do some moral actions to others. This Bhartrihari in his Niti Shatak told that there are 4 types of human being. One type of human being is who justify their existence, who is doing justice to our existence. We call them Satpurusha. Eke Satpurusha. What they are doing, why they are Sat? Because they Padartha Ghatoka, Sharthan Parityajyate. After leaving their self-interest, they are sacrificing for others, donating blood for others. If there is a rail accident, you will see 2 types of people go there. One type of people are helping the maroon people, helping the person who are injured, taking them to the hospital. And there is another section of people normally goes there to snatch their belongings. So, Satpurusha, those who sacrifice for others. This is the first category of man. Eke Satpurusha Padartha Ghataka Sharthan Parityajyate. But normal people, what we are doing? Samannastu Padartham Uddamabhrita Swartha Virodhena je. If my own interest is jeopardized, I won't help others. This is the normal attitude. The general people, they are neither Sat nor Asat.
But Sat Purushas, they can sacrifice for others. That is moral beings. And third one, Temi Manavo Rakshasa Porohitam Sarthayo Nignantiji. There are certain types of person who can kill other well-being in order to get their own benefit. Just like supplying adulterated food in the market, supplying baby food in the market, supplying other immoral works. They are called not human being proper, but they are called devilish man, Manavo Rakshasa. Apart from this, there is another type of people who are doing non-well-being, harm others without anything. Why they do this, I do not know. Bhartihari told. My point is this: we have to be a Satpurusha. After justifying, after doing justice to our existence. Otherwise, we will be turned into a Manavo Rakshasa, devilish man. We want a real human being in this society who can sacrifice for others. And if you have the feeling of human value, it can be extended to our environment, it can be extended to other parts. And legality and morality both are complementary to each other. With these few words, I conclude my speech. Thank you very much. Thank you, sir, for your inspirational remarks to understand the perspective of justice in Indian knowledge system. And so that Francis Bacon said, if we do not maintain justice, justice will not maintain us. So if we want to maintain us, we have to maintain justice also. And our Rigved also said that Puman Pumansam Paripat Vishwatah, अर्थात एक पुरुष या एक स्त्री या मनुष्य दूसरे मनुष्य का परिपालन करता है। एक दूसरे के परिपालन से ही ये समाज सुदृढ़ बनता है और इसी कारण से न्याय अस्तित्व में आता है। और यदि न्याय अस्तित्व में नहीं है तो निश्चित रूप से अन्याय ही अस्तित्व में हो सकता है। और इसलिए कहा गया है कि मनुष्य अपने सबसे अच्छे रूप में सभी जीवों में सबसे ऊपर होता है, लेकिन यदि दंड व्यवस्था या कानून या न्याय न हो तो वह सबसे खराब बन जाता है। इसलिए न्याय की आवश्यकता उसकी अच्छाई को अच्छाई में बने रहने के लिए अत्यावश्यक होती है। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि बसंत छाबा जी को, जो अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान सरकार हैं। सर कृपया पधारें और आप अपने उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करें। श्री बसंत जी छाबा। माँ सरस्वती, माँ भारती, मंचासीन अतिथिगण और इस सभागार में विराजमान मेरे अग्रज अनुज विद्वज्जन, आज मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इसी विश्वविद्यालय ने मंचासीन कर गौरवान्वित किया है और ये स्वयं का स्वाभिमान ही भारतीय गौरव और भारतीय विधि परंपरा है। भारतीय ज्ञान परंपरा की जब बात करते हैं तो ज्ञान में शिक्षा सम्मिलित होती है, शिक्षा में ज्ञान सम्मिलित नहीं होता है। यहाँ भी अंग्रेजी में नॉलेज शब्द प्रयोग हुआ है, एजुकेशन नहीं। तो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा क्या कहती है? आज के विषय में पहला भारतीय, दूसरा भारतीय ज्ञान परंपरा और तीसरी बात विधि और न्याय। जब इस बात की बात करते हैं तो एक प्राचीन काल से चली हुई बात जो हम सुनते आए हैं, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान जन अलग अलग ढंग से उसको कहते हैं। और जब हम भारतीय की बात करते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय के अक्ष पर जाना चाहिए
और भारत वो देश है जो प्रकृति निर्मित देश है। आप चारों सीमाओं पर जाएंगे, जिस प्राचीन और सांस्कृतिक भारत की बात करेंगे, वो हमारा भारत, उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा, वहां से भारतीय ज्ञान परंपरा प्रारंभ होती है। और वो न्याय और विधि, भारतीय ज्ञान परंपरा के कण कण में विधि और न्याय की बात है। जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म अपने आप विधि और न्याय सम्मत होता है, उसी को धर्म कहते हैं। जहां विधि और न्याय नहीं है वहां धर्म कैसा? लेकिन विधि और न्याय की अवधारणा व्यक्ति के साथ बदलती जाती है, ये हमने देखा है। जितनी स्मृतियां, जितने पुराण जो हमने देखे, सुने, पढ़े, जहां से हमें ज्ञान अर्पित होता है, उस पर टीका टिप्पणी करने वाले अपनी जो बात जिस ढंग से कहते हैं वो समान तथ्यों के साथ आगे बढ़ती जाती है। कुछ लोग उसी को तथ्यात्मक बात मान लेते हैं, लेकिन ये बात ठीक नहीं होती है। प्रामाणिकता की जानकारी करने के लिए हमें हमारे इतिहास में झांकना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आजकल जो समाज में जिस प्रकार का विकास आगे बढ़ रहा है, जिसको हम सोशल मीडिया के नाम से जानते हैं, उस पर अनेक प्रकार का ज्ञान अनेक व्यक्तियों और विद्वान जनों द्वारा दिया जाता है और उसी को लेकर के समाज में डिबेट चलती है। लेकिन उनके वास्तविक तथ्य क्या है, उनको जानना चाहिए। जिस भारतीय ज्ञान परंपरा का उद्देश्य सर्व भवन सुखी बात करने वाला, जो आज के जिस ज्ञान की धारणा की बात करें, जिसमें सबका समान, सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, आज जो विषय हो गया है इतना समसामयिक विषय है, जिस इतनी व्याख्या जाए उतनी कम है। जब इस कार्यक्रम में आम करने के मेरे मित्र राजेश जी ने बात कही तो मैंने बहुत औपचारिकता के साथ ये पूछा था, क्योंकि मैं प्रोफेसर अधिवक्ता हूं, अधिवक्ता बोलने का होता है, बैठने का नहीं होता। और भी और बात हो, मर्यादित रूप से मैंने सभी को पूछा कि बोलाओगे या बोलाओगे। यही भारतीय ज्ञान परंपरा है, इसमें औपचारिकता कहीं होती है, अनौपचारिकता होती है, और उस अनौपचारिकता का कारण प्रत्यक्ष रूप से बाहर में भी दिखना चाहिए। जब भारतीय ज्ञान परंपरा विधि और न्याय की करते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें सच क्या है, जो बात मन से ही क्या वाद विवाद हो जाए, लेकिन द्विधा नहीं होना चाहिए। जब उठे तो एक साथ और ये करके उठे, सही क्या है, सही क्या है, जहां पर ये जो समझेगा वह विषय ये आएगा कि विवाद है। मेरे हिसाब से ये विषय नहीं है, विषय ये है कि सही क्या है। और जब सारी धारणा इस बात पे आ जाती है कि सही क्या है, वहां किसी प्रकार का विवाद नहीं हो सकता। ये भारतीय ज्ञान परंपरा सिखाती है। और न्याय व्यवस्था और विधि व्यवस्था आज के समय में भारतीय शिक्षा नीति जो नई दी है 2020, उसमें भी सरकार का बड़ा उस पर फोकस है। भारतीय ज्ञान परंपरा का केंद्र स्थापित किए हैं यूजीसी के द्वारा। अनेक शिक्षण संस्थाओं में इस प्रकार के प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम, विद्वान जनों को आगे बढ़ाना, उनके कार्य को प्रोत्साहन देना, मैं समझता हूं ये 3 दिन का सेमिनार भी उसी एक कड़ी का हिस्सा है। और यहां से जो शोध निकले वो भी वहां तक पहुंचे और आने वाले समय में सब लोगों के लिए ज्ञानवर्धन का कार्य करें। इसके लिए मेरी बात 2 शब्दों में पूरी करके विराम दूंगा। राह के नक्श मुसाफिर का पता देते हैं, कौन किस स्थान से गुजरा बता देते हैं। जय हिंद, जय भारत। संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात को रखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और निश्चित रूप से ये अनौपचारिकता हमारे लिए फ़ायदेमंद हुई कि आपके विषय, आपके विचारों को हम सब यहाँ पर सुन पाए। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा जिनको सुनने के लिए हम सब विशेष रूप से यहाँ पर आए हैं, हमारे मुख्य अतिथि को। लेकिन उनसे पहले मैं एक छोटी सी बात ज़रूर रखना चाहूँगा कि हम सब देखते हैं कि तिरंगा ध्वज हमारा है और उसमें अशोक चक्र है। और जब हम बात करते हैं भारत सरकार की तो वहाँ पर सत्यमेव जयते अशोक स्तंभ के साथ दिखाई देता है। लेकिन जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की, तो वहाँ पर अशोक चक्र भी है, अशोक स्तंभ भी है, और उसके साथ साथ यतो धर्मस् ततो जयः भी है। अर्थात कहीं ना कहीं लगता है कि न्याय व्यवस्था एक देश को या राष्ट्र को या समाज को संभालने के लिए परिपूर्ण व्यवस्था
होती है, क्योंकि वही ये तय कर पाती है कि क्या सही है और क्या गलत है। वही ये निर्णय कर पाती है कि भले ही कोई कितना भी बड़ा हो, कितना भी धनी हो, कितना भी महत्वपूर्ण। तपस्वी के वस्त्र वो पहनने लगे, कैकेयी ने सीता के लिए भी वनवास के वस्त्र ला करके दे दिए, जो सन्यासिनियों के लिए, साध्वी के लिए होते हैं। तो महर्षि वशिष्ठ उस पर आपत्ति करते हुए कहते हैं कि इनको वनवास नहीं मिला है, तुम इनको तपस्वी के वस्त्र नहीं पहना सकती, राजसी वस्त्र में जाना चाहेंगी तो राजसी वस्त्रों में जाएंगी। जब कैकेयी बहुत आग्रह करती है तो वशिष्ठ कहते हैं कि देखो, शास्त्र के अनुसार जब कोई व्यक्ति राज्य से भ्रष्ट होता है या वनवास के लिए जाता है तो पहला अधिकार उसकी पत्नी का है राजा बनने का। अगर तुम इसी तरह से जिद करोगी तो हम सीता का राज्याभिषेक कर देंगे। इसी तरह जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए चले गए तो भरत जो राज्याधिकारी थे वो अपने मामा के यहाँ के कई प्रदेश में गए हुए थे। तो राज्याधिकारियों ने, राज्यसभा के अधिकारियों ने मिलकर के महर्षि वशिष्ठ से ये निवेदन किया कि बिना राजा के राज्य में बहुत अराजक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इसलिए आप एक दिन भी बिना राजा के न रखें। अगर आपको इक्ष्वाकु वंश का कोई वंशज नहीं मिल रहा है तो आप किसी दूसरे वंश को भी, वंश के व्यक्ति को भी राजा नियुक्त करें। तो ये दो संदर्भ हमें बताते हैं कि प्राचीन परंपरा में जो परंपरागत वंश था उससे भिन्न व्यक्ति को भी राज्य दिया जा सकता था और पत्नी को भी राज्य देने का अधिकार था। कहता हूं कि राजा जो था उसको भ्रष्ट कर दिया जाता था और इक्ष्वाकु वंश में, श्री राम की वंश परंपरा में कम से कम दो व्यक्तियों का ऐसा उदाहरण मिलता है कि उनको राज्य से भ्रष्ट करके राज्य से बहिष्कृत भी कर दिया था, अधर्म करने पर या अपराध कर। कि सामान्य व्यक्ति को जो दंड मिलता है तो उसको सामान्य व्यक्ति से 1000 गुना अधिक दंड मिलना चाहिए। ये मनुस्मृति की राज्य व्यवस्था थी। मनुस्मृति उस काल का ग्रंथ है जब समाज में चातुर्वर्ण्य व्यवस्था थी, चारों वर्णों की व्यवस्था थी, पांचवा कोई वर्ण नहीं था और न ही जाति का उद्भव हुआ था। जो भी जातिवादी संबंधी बातें मनुस्मृति में आज मिलती हैं वो बाद में जब हमारे समाज में जन्मना जातिवाद का प्रचलन हुआ होता। और ये व्यवस्था तो जीवन में कभी भी वो अपना वर्ण परिवर्तन कर सकता था। एक श्लोक आपके सामने प्रस्तुत है, शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रियात् जातमेवं तु विद्यात् वैश्यात् तथैव च। इस श्लोक का अर्थ है कि अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार अगर कोई ब्राह्मण अपने कानूनों का, अपने विधानों का, अपने नियमों का पालन नहीं करता है तो वो शूद्र तक बन सकता है। ये नहीं कि एक बार ब्राह्मण घोषित हो गया तो वो कर्तव्यों का पालन, अपने कानून का पालन करे या ना करे निर्धारण करेगा कि इसकी जाति कौन सी है, कि इसकी जाति कौन सी है। भले ही आप जाति शब्द ले लें, भले ही आप जाति शब्द ले लें, लेकिन वर्ण कौन सा है तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि वो माता पिता का आधार नहीं है, माता पिता के जन्म का आधार उसका नहीं है। आज तीसरा व्यक्ति जब तय करता है आधार वो होता है। मान लीजिए हमारा विवाद है, हमारे माननीय न्यायाधिपति यहां बैठे हुए हैं, अगर वो उस बारे में निर्णय देंगे तो ना मेरा और ना मेरे प्रतिपक्षी का
माना जाएगा? किसका माना जाएगा? न्यायालय ने जो निर्णय दिया है माना। इस प्रकार आगे ही निर्णय जाता है कि कुल में कौन हुआ है, उसका कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि आचार्य शिक्षा दे और प्रशिक्षण दे करके 64 रुपए मिलना चाहिए। कहते हैं अगर फिर भी कम लगे ब्राह्मण के लिए दंड तो पूर्ण हुआ भी शतम भवे, आप 100 रुपए भी दंड कर सकते हैं उसके ऊपर। और अगर 100 भी कम लगे आपको तो द्विगुणा व चतुष्षष्ठी, 64 का दोगुना भी दंड कर सकते हो। नाराज किसको होना चाहिए? ब्राह्मणों को होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा दंड उसके लिए विधान है। शूद्र को नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको तो ये मान करके अल्प शिक्षित भी राजा बन सकता है, वो राज्य अधिकारी बन सकता है। हो सकता है राज्य का नेता तो बन जाए, लेकिन राज्य अधिकारी नहीं बन सकता। और मिनिस्टर बन जाता है। हमारे गुजरात में 6 तक पड़ा हुआ है राजनेता बना जा सकता है, राज्य अधिकारी नहीं बना जा सकता। तो शिक्षा राज्य अधिकारी के लिए आवश्यक है। और मिनिस्टर किसी का ट्रांसफर नहीं कर सकता। ट्रांसफर करने के लिए उस पर सेक्रेटरी के ही साइन चाहिए। शिक्षित उस वर्ग को होना है जो वास्तव में एग्जीक्यूटिव शासन की भूमिका में है। अगर वो रिफ्यूज कर दे, मना कर दे, वो कह दे ये नहीं हो सकता, तो नेता उस पर दबाव बनवा के नहीं करवा सकता, वो ओवररूल नहीं कर सकता। चलिए, ये सब वो बातें हैं जो राज्य से संबंधित है। हम न्याय की अवधारणा की बात करते हैं। हम आज भी ये बोलते हैं कि ज़्यादा सच बोल रहे हो, ज़्यादा हरिश्चंद्र बन रहे हो क्या? इसका मतलब है कि हमारे यहाँ ऐसे अनुकरणीय उदाहरण रहे हैं जिनको हम आज भी याद करते हैं और उनको सच से तोलते हैं कि हाँ, अगर किसी ने बोला तो वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की तरह है। ऐसी अगर किसी ने न्याय की बात की तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आप विक्रमादित्य रूपी सिंहासन पर बैठकर न्याय करते हो क्या? तो राजा ने कहा भले ही पुत्र लिप्त हो, मैं न्याय फिर भी करूंगा, और राजा ने अपने पुत्र को भी सजा दी। यह हमारा इतिहास है। ऐसे ही एक बात और हुई, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा की बात हुई। हम कहते हैं कानून की जरूरत क्यों हुई? हम पीसफुल सोसाइटी चाहते हैं, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस चाहते हैं, पीसफुल बिहेव करना चाहते हैं, और हमारी एक्सपेक्टेशन है सामने वाले से कि वो पीसफुल बिहेव करे। इसीलिए हमने कहा अहिंसा परमो धर्म। आज भी दंड की बात हुई, मैं उस पे इस संदर्भ को उसी से जोड़ता हूं। आज जब दंड नीति की बात होती है, दंड 3 या 4 प्रकार के होते हैं। पहला कारावासीय दंड, जिसमें मृत्यु दंड भी है रेयर केस में। दूसरा अर्थदंड, इम्पोजिशन ऑफ फाइन। तीसरा एडमोनिश या पीसफुल बिहेवियर के आधार पर छोड़ देना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा 100 गलती तक आप करोगे तो मैं माफ कर दूंगा, 101वीं पे नहीं करूंगा। दैट इज व्हाट वी हैव इन प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट इन 1958। ओके, ऑल राइट, इफ यू क्लेम, आप ये मानते हो कि आपका पहला अपराध है, तो हम आपको उस अपराध के लिए पहली बार अदर देन LI और उससे पनिश नहीं होना चाहिए, सीरियस ऑफेंस नहीं होना चाहिए,
ग्रीवियस नहीं होना चाहिए, हीनियस नहीं होना चाहिए, तो चांस क्रिमिनल को सुधारात्मक नीति की ओर भी हम कहते हैं, वो भी हम उसी से लेकर आते हैं। उसी में एक नया पार्ट है प्रोबेशन में, चेतावनी देना, एडमोनिश करना। हम एडमोनिश करके भी छोड़ते हैं। अभी एक नया फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इंट्रोड्यूस किया है, वो है कम्युनिटी सर्विस। हम कहते हैं विदेशों में कम्युनिटी सर्विस होती है, हमारा ये कहना है कि अगर हम पुरानी पुस्तकों को देखेंगे, पुराने उदाहरणों को देखेंगे, तो हम ये पाएंगे कि उस समय भी राजा ये कहता था कि आप ये सेवा करो जो समाज के काम आए, लोगों के काम आए। दैट इज व्हाट वी कॉल इट कम्युनिटी सर्विस। जितनी भी धारणाएं कानून के अंदर है, वो सभी धारणाएं हमारे पूर्वजों के समय से है और लगभग 2000 साल पहले से है। कॉमन लॉ सिस्टम सिर्फ 400 साल से है, मैग्ना कार्टा 1000 साल से है, लेकिन हमारी व्यवस्था उससे कई सैकड़ों वर्षों पुरानी है। जैसा अभी बोला कि भगवान श्री राम जब वनवास जा रहे थे तो गुरु वशिष्ठ ने बोला कि आपके जाने के बाद सीता जी राज्य अभिषेक के लिए हकदार हो जाती हैं। महिलाओं को हम समानता का अधिकार उस समय से देते थे, और समानता के अधिकार की बात और इक्वलिटी की बात इससे भी साबित होती है कि भगवान श्री राम ने जब शबरी के बेर खाए तो भी वो समानता का ही अधिकार है। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। वात्सल्य या प्रेम जो भगवान श्री राम और शबरी के संवाद में है, वो अपने आप में अनुकरणीय उदाहरण है कि कितना एक महान व्यक्तित्व एक राजा का होता था। आज हम परिस्थितियों के अनुसार कानून की व्याख्या करते हैं। एक उदाहरण उसके रूप में आपको बताना चाहूंगा। राजस्थान से एक केस गया सुप्रीम कोर्ट, जब महिलाएं, आज हम परिस्थितियों के अनुसार कानून की व्याख्या करते हैं। एक उदाहरण उसके रूप में आपको बताना चाहूंगा। राजस्थान से एक केस गया सुप्रीम कोर्ट, जब महिलाएं सोसाइटी में काम करने के लिए ज़्यादा आगे आने लगी और हमारा थोड़ा स्ट्रक्चर कुंठित हो गया, या आप यूँ कहते हैं थोड़ा टाइट सा हो बन गया, तो उनके जो रेस्पेक्ट है टुवर्ड्स वर्क प्लेस उसमें कमी हुई और कुछ घटनाएं हुई। और राजस्थान से केस गया विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेसिफिक गाइडलाइन दी वर्क प्लेस के लिए। कोई लॉ नहीं था उस समय में। अल्टीमेटली 97 की गाइडलाइन के आधार पर लॉ इनेक्ट हुआ 2013 में, जिसको हम पोश एक्ट बोलते हैं। तो कानून एवर चेंजिंग है, इट इज अ डायनेमिक फॉर्म, इट इज नॉट अ स्टेशनरी मीन्स। आज जो आवश्यकता है, हम कानून का इंटरप्रिटेशन, उसका निर्वचन वर्तमान व्यवस्थाओं के आधार पर करते हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में करते हैं। हमको पता है जिस समय में बना उस समय में क्या परिस्थिति थी और लॉ मेकर्स उस समय सब देख नहीं पाए। आज हम उस परिभाषा को विस्तृत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे इसको पर्टिकुलर वर्ग को लाभान्वित किया जाए। ये कानून की बड़ी विशेषता है। धर्म
नियम या विनियमों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये नैतिकता, कर्तव्य और न्याय के व्यापक सिद्धांतों को सम्मिलित करते हुए सामंजस्य और नैतिक व्यवस्था की ओर हमें ले जाता है। सोसाइटी को एक रखना, सोसाइटी को गवर्न करना और सोसाइटी के अंदर बेटर गवर्नेंस प्रदान करना, ये न्याय का दायित्व है। जिस देश में न्याय व्यवस्था अच्छी होती है, उस देश की सामान्य व्यवस्थाएं बहुत अच्छी होती है। अगर आप किसी देश की प्रगति जानना चाहते हैं तो आपको ये जानने की जरूरत है कि वहां पर लीगल रेमेडीज प्राप्त करने के लिए कितनी ज्यादा एक्सेस टू जस्टिस है। जस्टिस इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड टू बी चीप, बट इट हैज टू बी अफोर्डेबल। आम आदमी की पहुंच तक होना चाहिए। इसलिए आज की परिस्थिति में न्यायालय अंतिम और एकमात्र विकल्प है। और अंतिम और एकमात्र विकल्प क्यों है, उसके पीछे कारण यह है कि हर व्यक्ति को यह लगता है कि जब मैं मेरी ग्रीवांस रिड्रेस करने के लिए कहीं जाऊंगा, क्योंकि उसके पास ग्रीवांस है, उसका अधिकार है, वो अपने अधिकारों को प्रवर्त कराना चाहता है और प्रवर्त कराते हुए वो उसको ये लगता है कि ये हर्डल है, ये बाधा है और ये प्रवर्त नहीं करने दे रहा या किसी तरीके से ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है, तो वो उस केस में उसको ये लगता है कि मैं अपने अधिकार को प्रवर्त कराने के लिए सिर्फ और सिर्फ न्यायालय में ही जा सकता हूं। इसलिए वह न्यायालय का एकमात्र विकल्प चूज करता है और शायद यही हमारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में न्यायालयों पर विश्वास का बहुत बड़ा कारण है। हालांकि बतौर न्यायाधीश कई बार मैं ये सोचता हूँ कि शायद इतना सा केस है, उसको इतना बड़ा बना के लाया है, दूसरा वाला पूरा मना करके आया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि दो हम झूठ बोलने वाले व्यक्तियों में केवल ये तय कर रहे हैं कि कम झूठ कौन बोल रहा है। ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि अभी उद्घोषक जी ने जब बसंत छाबा जी को बुलाया तो उन्होंने एक बात बोली कि प्रदूषित करने वाले, न्याय को प्रदूषित करने वाले। तो मैंने सोचा छाबा जी ने तो पूरी जिंदगी निकाल दी एक आदर्शता में, तो छाबा जी के बारे में ये बोलना कि वो न्याय को प्रदूषित करने वाले, तो इसलिए मैंने बोला कि जब हम न्याय के लिए दो पक्ष सामने होते हैं तो कई बार लगता है कि इन दोनों में से दोनों ही झूठ बोल के आए हैं। बस तय ये करना है कौन कम झूठ बोल रहा है और किसके साथ न्याय कानून खड़ा है। दिस इज ओनली पैरामीटर टू बी डिसाइडेड। आज की तारीख में न्याय के बजाय हम फैसला करने में यकीन करते हैं कि हम मुकदमा तय कर दें, डिस्पोज कर दें। अगर हम थ्योरेटिकल बातों पर जाएं या एकेडमिक बातों पर जाएं तो शायद दिन भर में एक मुकदमा तय सुन सकते हैं। आज की तारीख में सुनने पड़ते हैं 700 से 1500 मुकदमे पर डे। तो ये ऐसी परिस्थिति है जहां बजाय एकेडमिक एक्सीलेंस के हमको लगता है कि केवल वजन कम करो, सिस्टम पे बोझा बढ़ रहा है उसको कम करते जाओ। और शायद ये भी हमारी ही परंपरा है कि हम इतने मुकदमे सुन लेते हैं, आराम से सुन लेते हैं और फिर भी हंसते खेलते रहते हैं। और ये जो मॉरलिटी है, जो मॉरल इथिक्स है या जो सिस्टम है, समाज का सिस्टम है, जो समाज या और लोगों से हमें प्रेरणा मिलती है, ये शायद उसी का काम है। उसी से हम प्रभावित होते हैं और वही हमको प्रेरणा देते हैं।
एक छोटा से छोटा आदमी भी एक शिक्षा लेके जाता है, और अगर वो शिक्षा ग्रहणी है तो ग्रहण करनी चाहिए, ऐसा मैं हमेशा मानता हूं। हमेशा ये कहा गया है, अगर राजा धर्म का पालन करता है तो प्रजा सदैव सुरक्षित रहती है, और उस राज्य की वो राज्य हमेशा फलता फूलता है। इसीलिए हमेशा ये कहते हैं, जिस समय में आप देखते होंगे, आपने बोला मंत्री का उदाहरण लिया, जब शपथ लेते हैं तो शपथ साइन करके भी तो केवल वो बोल सकता था कि मैंने कार्यभार ग्रहण कर लिया। क्लर्क के केस में तो नहीं होता कि उसको शपथ लेनी पड़ती है, लेकिन जब वो राजा का पद ग्रहण करता है तो उसे ओथ लेनी पड़ती है, शपथ लेनी पड़ती है, जहां पर उसको सॉवरेन फंक्शन निष्पादित करना होता है। वो एक मर्यादा का प्रश्न है, वो मर्यादाओं की पालना करना उसका नैतिक दायित्व है, और शायद ये सभी हमने हमारे पूर्वजों से सीखा, हमारे इतने बड़े ज्ञान के भंडार से सीखा। दो बातें और कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अभी हाल ही में आपने मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, ओडीआर, इनके बारे में सुना होगा। हमेशा ये कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों और पांडवों के बीच में मीडिएट किया था। उन्होंने कहा, भाई ठीक है, आप पांडवों का राज्य नहीं दो, मत दो, 5 गांव दे दो। और जब 5 गांव नहीं दिए तो उन्होंने कहा, ठीक है, आ युद्ध कर, मैदान यही है। कहने का अर्थ है कि आज भी हम मीडिएशन की बात करते हैं, और आने वाले समय पे, क्योंकि सरकार पिछले साल मीडिएशन एक्ट 2023 लेकर आई और पार्लियामेंट ने पास किया, और वेरी सून विल सी सम चेंजेस इन सिविल लॉ एज वेल, कि before filing a particular suit of civil nature, the parties may be forced to adopt mediation. अभी हम कमर्शियल मैटर में ऑलरेडी करते हैं। कमर्शियल मैटर में ये बाध्यकारी है एक पार्टी के लिए कि बिफोर वाद संस्थित करने से पहले वो मीडिएशन की एप्लीकेशन लगाए, उसका मैटर मीडिएशन को रेफर हो, और जब मीडिएशन अनसक्सेसफुल हो तभी वो कमर्शियल मैटर फाइल कर सकता है। लोगों ने उससे बचने का रास्ता बना रखा है, वो अलग विषय है, वो अलग विषय है। क्योंकि कोई आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी तो बाईपास तो बनाना ही पड़ेगा जिंदा रहने के लिए, सब्स्टिट्यूट तो करना ही पड़ेगा, तो वो अलग रास्ता है, लेकिन कंपल्सरी प्रोसीजर है। टर्की और इटली इसके उदाहरण है जहां पर कंपल्सरी मीडिएशन है और बहुत सक्सेसफुल है। और मीडिएशन एक्ट, मैं अपने आप को फॉर्चुनेट मानता हूं कि मैं भी उस प्रोसेस में रहा जब मीडिएशन एक्ट गवर्नमेंट को रिकमेंड किया गया था। मैं एमसीपीसी का मेंबर था दिल्ली में, और गवर्नमेंट को जब रिकमेंड किया गया और उसके बाद गवर्नमेंट ने पास किया, इसको पार्लियामेंट ने पास किया, तो मीडिएशन भी, हम मध्यस्थता भी हमारे महाभारत काल से भी पहले से, जब भगवान श्री राम कैंप में थे तो भी मीडिएशन इस बात का, नेगोशिएशन इस बात का हुआ कि सीता मैया को छोड़ दे, सेना वापस लौट जाएगी। एग्जैक्टली आपने सही बोला, अंगद ने मीडिएशन किया। तो ये भी मीडिएशन का एक उदाहरण है। ऐसे ही मैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी पुस्तक का उदाहरण नहीं दे रहा, लेकिन उससे भी पहले की बात करते हैं, जब दो लोगों में विवाद होता था और वो लोग आपस में लड़ते थे, बोले ठीक है एक पंच बना देते हैं, वो तय कर देगा। आर्बिट्रेशन सिस्टम वही है, एग्जैक्टली सेम जो हम पहले से करते आए हैं। हमने नाम नए दे दिए, शब्द नए बना दिए,
विदेशी चीजों को हिंदी में नकल कर ली। शब्द वही है कि पंच है वो। हमने एक पंच नियुक्त किया। एल्डरली पीपल ऑफ सोसाइटी वॉज नॉर्मली नॉमिनेटेड एज पंच, और अ प्रॉपर पर्सन जो समाज में जिसका प्रभाव होता था, चाहे वो रिलीजियस हो और चाहे सोशल हो और चाहे बिजनेस कम्युनिटी से हो, हम उनको पंच बना के निस्तारण करते थे। आज हमारे पास मैट्रिमोनियल मुकदमों की बाढ़ आई हुई है, और सॉरी टू से अ वेरी बिग फेल्योर इन यंगर जनरेशन in case of marriage. So a number of cases, हमारी पूरी लिस्ट में जब हमारे पास रिवीजन का रोस्टर होता है तो 1/5 ऑफ द केसेस आर मैट्रिमोनियल, एलिमनी और डीवी एक्ट केसेस। ऐसा नहीं है कि हर आदमी हर अपनी औरत को मार रहा है, लेकिन मुकदमे हैं, बोथ साइड केसेस हैं, बोथ साइड केसेस है। उसका कारण है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, एकमात्र और अंतिम विकल्प को वो पहले चूज कर रहे हैं। एंड हमने जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमने हमारी रूट्स को, इसलिए मैंने कहा बैक टू द रूट्स, उन अपनी जड़ों को छोड़ के कंगूरों पे पहुंचकर हम शायद न्याय की अवधारणा कर रहे हैं, और उस न्याय की अवधारणा को जानने और समझने के लिए इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस का होना अति आवश्यक है, ताकि कम से कम युवा पीढ़ी ये जान सके कि आखिर जो वर्तमान में नए नए शब्दावली कानून की अखबारों में रोज पढ़ते हैं, क्या वो हमारे पहले पुराण शास्त्रों में नहीं थी? क्या उनके उदाहरण हमारे पास पहले से नहीं थे? बिल्कुल थे। आप सभी जानेंगे। इन 3 दिनों में ऐसी मेरी शुभकामना है, और मैं इस कॉन्फ्रेंस की सक्सेस की आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे राजेश जी आए और मेरे मित्र अमृत सिंह जी भाटी भी साथ आए थे, और उन्होंने मुझे इस कॉन्फ्रेंस के लिए जब बोला तो मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। हालांकि मुझे आज जोधपुर जाना था एक कार्यक्रम में, लेकिन मैंने कहा नहीं ठीक है, मैं इसके बाद निकलूँगा। फिर उन्होंने बोला कि साहब हमने जैसलमेर से देसी घी मंगाया है दाल बाटी चूरमा बनाने के लिए, तो हम ये चाहेंगे आप वो भी खा के जाइए। तो मैं इस मंच के माध्यम से मैं शायद उम्मीद करता हूँ कि देसी घी का दाल बाटी चूरमा तैयार होगा। अब मैं दाल बाटी चूरमा और उसके बीच में ज़्यादा समय न लेते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना ध्यान से सुना। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और कार्यक्रम के बीच में दाल बाटी चूरमा भी आ चुका है, और निश्चित रूप से न्याय जितना गंभीर माना जाता है वह वास्तव में उतनी प्रसन्न हृदय से समझा जा सकता है, क्योंकि यदि गंभीर विषयों को जानना है तो वास्तव में हमें खुश मन होना पहले जरूरी है। आत्मिक रूप से हम प्रसन्न होंगे तभी हम गंभीर विषयों के अवगाहन से समर्थ हो सकते हैं। और आपने बार बार कही कि बैक टू रूट्स, और सरस्वती भी कहते थे वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास। इसलिए निश्चित रूप से जब हम प्राचीन ग्रंथों पर जाएंगे तो हम उस न्याय व्यवस्था को पाएंगे कि वास्तव में मनुष्य का मूल कही जा सकती है। और आपने बार बार कहा कि हमें लौटना है, लेकिन समस्या आज यह हो गई है कि मैं हो तो जाऊं पहले जैसा, मैं हो तो जाऊं पहले जैसा, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैं था कैसा। और इसलिए इस याद को बार बार स्मृति में सुदृढ़ करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस, सम्मेलन, बार बार इस तरह की बातें होती रहे, लगातार होती रहे, जिससे कहीं ना कहीं हम उस स्मृति को पुनः अपने अंदर जीवित कर पाएं कि हम थे कैसे। और
न्यायाधिपति के सामने मैंने अपराध किया और मैंने प्रदूषित शब्द का प्रयोग किया, वैसे मैंने पुष्पित शब्द का प्रयोग किया कि मैंने न्याय को पुष्पित किया है, लेकिन फिर भी न्यायाधिपति के सामने मैं अपराध बोध से अपने आप को क्षमा याचना करता हूँ कि इस मंच पर इस प्रकार का अपराध नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर यदि हुई हो तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। और अब हम जब आगे की बात करते हैं तो कानून की बात होती है, और कानून मुझे लगता है कई बार एक बंद जिल्द पुस्तक के समान है, जिसको खोलना बहुत मुश्किल है और उसका अवगाहन करना, उसमें जाना, उसको प्राप्त करना, समझना और अधिक मुश्किल है। लेकिन इसी कारण से शायद न्याय व्यवस्था और न्याय व्यवस्था में धर्म की स्थिति को प्राचीन काल में स्पष्ट किया और धर्म को इतना सरल बना दिया कि हर व्यक्ति उसका पालन कर सके और उसे अहिंसा और इत्यादि जो 10 धर्म के लक्षण है उसके माध्यम से समाज में पोषित किया। तो शायद कठिन को सरलता की ओर लेकर के जाने का कार्य कानून या न्याय से धर्म की यात्रा में हमें दिखाई देता है कि हर व्यक्ति उसको बहुत सरलता से प्राप्त कर सके। और जो असाधारण वही होते हैं जो वास्तव में साधारण होते हैं। साधारण बनने की यात्रा ही हमें असाधारणता की तरफ लेकर के जाती है और यही वास्तव में हमें धर्म भी सिखाता है। तो आज के इस प्रथम सत्र जो विद्वान सत्र था उसमें निश्चित रूप से हमने न्याय के प्राचीन वैभव को समझने का प्रयास किया था और इस संपूर्ण आयोजन का जिन्होंने संरक्षण किया है, जिन्होंने मार्गदर्शन किया है और जो इस राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में गरिमामय पद पर आसीन है, ऐसी प्रोफेसर कल्पना कटेजा मैम को निवेदन करता हूँ कि प्रोफेसर कल्पना मैम पधारे और अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सभी को कृतार्थ करें। प्रोफेसर कल्पना कटेजा मैम। सभी को सादर नमस्कार। संस्कृत विभाग एवं पंचवर्षीय विधि महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किए जा रहे इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह के अवसर पर उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय श्री अशोक कुमार जैन जी, न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय, विशिष्ट अतिथि श्री बसंत छाबा जी, अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान सरकार, सारस्वत अतिथि आचार्य सुरेंद्र कुमार जी, पूर्व कुलपति गुरुकुल अंगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, आचार्य रघुनाथ घोष, विद्वान दार्शनिक एवं विधिवेत्ता, उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय दार्जिलिंग। यहाँ कार्यक्रम को आयोजन करने में पूरी लीडरशिप दे रहे हैं राजेश कुमार जी, अनुभव वार्ष्णेय, अखिल कुमार जी। बाहर से पधारे बहुत सीनियर प्रोफेसर गौतम पटेल जी, श्री कृष्ण शर्मा जी, प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ जी, वरिष्ठ विद्वंजन एवं युवा साथियों। जब तक अध्यक्षीय उद्बोधन का समय आता है तब तक हम बहुत थक चुके होते हैं और फिर दाल बाटी चूरमा की बात आ जाए तो इंटरेस्ट भी दूसरी तरफ हो जाता है। लेकिन क्योंकि अध्यक्षीय उद्बोधन का दायित्व मुझे दिया गया है तो मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी उसको समाप्त करूं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि भारतीय ज्ञान परंपरा और उसमें भी बात की गई विधि और न्याय की अवधारणा की, और फिर एक जर्नी की बात की गई है वर्तमान विधिक विकास, भारतीय विधिक विकास के परिप्रेक्ष्य में। तो इसमें 2-3 अलग अलग कंपोनेंट हो गए और उनको इस उद्घाटन समारोह में बहुत अच्छे से सहेजने का प्रयास किया। आचार्य सुरेंद्र कुमार जी ने उसकी शुरुआत की और उन्होंने मनुस्मृति को वैदिक काल का संविधान बताया। वैसे इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है कि जिसने खुद ने मनुस्मृति की व्याख्या की, पुनर्व्याख्या की, उनके खुद में डायरेक्ट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ हमें ये अवसर मिला, हमें ये सुनने को मिला कि उन्होंने वैदिक काल के संविधान, जिसको उन्होंने आचार शास्त्र, दंड शास्त्र, स्मृति सर्वोच्च शास्त्र बताया। उन्होंने बतलाया कि प्राचीन काल में किस प्रकार शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था इत्यादि थी। जब वे बता रहे थे कि जब दंड दिया जाता था तो उसमें कोई जानकार, जिससे भी अपेक्षा की जाती है कि उसे ये जानकारी होनी चाहिए,
उस व्यक्ति को कोई दंड होता है तो वो कितने गुना होता है। तो उन्होंने बतलाया कि शूद्र को दिए जाने वाले दंड से 8 गुना अधिक जानकार व्यक्ति को मिलना चाहिए, वैश्य को 16 गुना मिलना चाहिए, क्षत्रिय को 32 गुना और ब्राह्मण को 64 गुना दंड मिलना चाहिए। और अगर राजा खुद कुछ अपराध करे तो उसे 1000 गुना दंड मिलना चाहिए। तो बेसिकली उसके पीछे अवधारणा ये है कि दंड का स्वरूप अपराध के आधार की अपेक्षा अपराधी के सामाजिक स्तर एवं उसकी शारीरिक क्षमता के अनुरूप क्रमशः उग्रतर होता चला जाना चाहिए। इस बात को हम अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज कानून सबको समान दृष्टि से देखता है। तो ये एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया। कुछ और भी प्रश्न हैं जिनको मैं बाद में आपके सामने रखूंगी। आचार्य रघुनाथ घोष ने विधि की बात की और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि विधि में लीगलिटी और मॉरलिटी एक पक्षी के 2 पंखों के समान है, एक के बिना दूसरा नहीं चलेगा और एक अगर वीक होगा तब भी उड़ान संभव नहीं है। बसंत छाबा जी ने, जो कि खुद भारतीय ज्ञान परंपरा को वास्तविक जीवन में जीते हैं, अधिवक्ता हैं, भारतीय ज्ञान को प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने भी न्याय की अवधारणा के बारे में बात की। माननीय श्री अशोक कुमार जैन जी ने वर्तमान व्यवस्था में जो न्याय व्यवस्था है कैसे इवॉल्व हो रही है, उसके किस तरीके की चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि आपने ये कहा कि जो लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए उसको हम सबसे पहले ऑप्ट कर रहे हैं। शायद ये असहिष्णुता है, शायद ये हमारे लिए वैसे तो हम कह रहे हैं कि जो लीगल ऑप्शन है वो अफोर्डेबल नहीं है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, उतना त्वरित भी नहीं रहा है, फिर भी हम उसकी तरफ जा रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है, इसकी क्या कारण है, वो उस पर हमें ज़रूर विचार करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इस संगोष्ठी में उस पर भी विचार होगा। आपने ये कहा कि जब कोई राजा न्याय करता है तो वो अपने बेटे को भी दंड देता है, दंड देना चाहिए। इस संदर्भ में मैं ये बताना चाहूँगी कि याज्ञवल्क्य की स्मृति में राजा को न्याय के लिए सभी को समान दृष्टि एवं सामान्य नागरिक के बराबर ही, चाहे वो अपना बेटा हो, अपना पिता हो, परिवारजन हो, कुछ भी हो, उसको रखने की बात कही गई है। और आचार्य चाणक्य के अनुसार नीति शास्त्र के अनुसार ही कार्य करने वाले को राजा कहा गया है, यानी राजसत्ता का आधार ही नीति शास्त्र है, ये कहा गया है। वैसे अगर हम बात करते हैं न्याय की और दंड विधान की, तो मुझे ये लगता है भारतीय मत इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय मत में राजा के प्राइमरी ड्यूटीज यही कही गई हैं, न्याय और दंड विधान, वो सबसे सर्वोपरि बताए गए हैं और वही बेसिस भी है वेलफेयर स्टेट की, जिसकी आप बात भी कर रहे थे। अगर हम भारतीय दंड विधानों को देखेंगे तो हम ये पाते हैं कि ये सार्वभौमिक हैं, सार्वकालिक हैं। ऐसी कई कहानियां हमें सुनने को हैं जिसमें कोई भी सामान्य जन किसी भी समय, वो रात का समय हो, वो राजा का दरबार में जाकर के गुहार लगा सकता था और न सिर्फ लगा सकता था, उसको न्याय मिलता भी था। तो ऐसी ये जो चीजें हैं जो बताती हैं कि न्याय सबसे पहली प्राथमिकता हुआ करती थी भारतीय परंपरा के अंदर। और जो भी राजा थे वे अपने राजपुरुषों को, गुप्तचरों को लगाया करते थे वो देखने के लिए कि उनके शासन में न्याय व्यवस्था ठीक ठाक बनी है नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। वो इसीलिए था कि जो भी राजा उन दंड विधान और न्याय के अनुरूप कार्य करना चाहता था। वैदिक संहिताओं एवं अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी न्याय व्यवस्था के तत्व स्पष्ट परिलक्षित होते हैं, देखे जा सकते हैं। बृहस्पति, वशिष्ठ, नारद, शुक्र, गौतम, पाराशर, याज्ञवल्क्य, कात्यायन, इन सभी ऋषियों मनीषियों ने न्याय व्यवस्था के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों पक्षों की विस्तार से विवेचना की है। बृहस्पति के अनुसार न्याय के 4 स्रोत हैं: धर्म, व्यवहार, चारित्र। चरित्र से भिन्न है, इसके अंदर जाति की, कुल की, पारिवारिक रीतियों की समाहित किया गया है। एवं नृपाल,
नृप की आज्ञा, इन 4 चीजों को समाहित किया गया है। यानी अगर जो स्थापित परंपराएं हैं, चाहे वो कुल की, परिवार की हों, उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो वादी और प्रतिवादी अगर बराबर होंगे तो नृप आज्ञा मानी जाएगी। राज्य व्यवस्था और जगत के व्यवहार को चलाने के लिए 4 प्रकार की नीति, हम सभी उसकी बहुत बात करते हैं, दी जाती है। साम, दाम, दंड और भेद। कात्यायन भी इसी की बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि राजा को इन 4 नीतियों के, वो भी क्रमशः उनका पालन करते हुए इनको करना चाहिए। अगर इन सब का पालन किया जाता है तो राजा वास्तव में न्यायाधीश के रूप में धर्मस्थ होता है और वो एक शासन को अच्छे से चला सकता है। जब हम इस संगोष्ठी के विषय वर्तमान भारतीय विधिक विकास के परिप्रेक्ष्य में, तो क्योंकि हमने शुरू किया वैदिक काल में हमारी क्या परंपराएं थी, फिर हमने न्याय की अवधारणा, विधि की अवधारणा की चर्चा की और फिर वर्तमान की चर्चा न्यायाधीश अशोक कुमार जैन जी ने की। मेरे मन में कुछ प्रश्न आए हैं, मैं सोचती हूँ कि आने वाले 3 दिन में इन पे चर्चा होगी और जब हम परसों पुनः मिलेंगे मुझे लगता है कि कुछ इस बारे में मेरा ज्ञान बढ़ सकता है। पहली चीज है कि क्या भारतीय ज्ञान परंपरा में न्याय की विधि थी, जो दंड विधान था, उसमें तारीख देने का विधान था? तारीख पर तारीख, क्या वो था? मुझे पता नहीं है, मैं इस बारे में कोई ज्ञान नहीं रखती हूँ, क्योंकि आपने ये कहा कि हम इसकी जर्नी को कैसे इवॉल्व हो रहा है, तो कुछ प्रश्न मैंने नोट किए। मुझे कहीं पर भी अधिवक्ताओं का कोई उल्लेख नहीं मिला है। मैं अधिवक्ताओं की स्थिति में क्षमा चाहती हूँ क्योंकि पहले क्या है मुझे उस बारे में नहीं पता है, लेकिन ये प्रश्न है, अगर हम चाह रहे हैं कि किस तरीके से विधिक विकास हुआ है तो इस बारे में भी कुछ ज्ञान संवर्धन हो सके। तो अधिवक्ताओं, क्योंकि आपने कहा ज्यूरी आजकल होते, पहले टाइम पे सभासद होते थे, लेकिन कहीं पर भी ऐसा मुझे कहीं कोई निर्णय नहीं दिखा है जिसमें अगर एक मत ना हो तो क्या करते हैं। आजकल होता है बहुमत से निर्णय, लेकिन सभासदों की सर्वसम्मति से ही निर्णय लिए जाने के उदाहरण मिले, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अगर सर्वसम्मति से निर्णय नहीं हो तो विवाद निष्कंटक नहीं हो सकता है। एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है, सबको समान दंड, सबको एक नजर से देखना, कानून की देवी के आंख पे पट्टी बंदी होना, ये कहां से आया? जब हम पहले ही कह रहे हैं कि प्राचीन काल में इतने गुना, 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना, 32 गुना और 64 गुना, राजा को 1000 गुना, तो सबको समान दंड देना ये कैसे इवॉल्व हुआ, इसके बारे में। और एक प्रश्न न्यायाधीश हमारे जैन साहब ने कहा कि पहले जब हम भारतीय प्राचीन परंपरा की बात करते हैं तो ये एक निश्चित रूप से एक पैरामीटर था कि न्याय सबको निःशुल्क मिलना चाहिए, त्वरित में चाहिए। आजकल न्याय न त्वरित रहा और न ही निःशुल्क रहा, तो आखिर ये भी कैसे हुआ? तो मुझे लगता है कि आने वाले 3 दिनों में इन प्रश्नों पर भी चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार और धन्यवाद। और आपके इस वक्तव्य से निश्चित रूप से संगोष्ठी में भाग लेने वाले सभी पर उत्साह और बढ़ गया है, क्योंकि आपके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का समाधान इस संगोष्ठी से गया है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि इन 3 दिनों में इन सभी प्रश्नों का समाधान की और चर्चा की जाएगी और भी जो जिज्ञासाएं हैं, प्रश्न हैं, कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों का भी हल ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय की स्मृति हमारे आज के जो अतिथि हैं उनकी स्मृति में बनी रहे और इसी उद्देश्य से स्मृति चिन्ह प्रदान करने हेतु मैं सर्वप्रथम निवेदन करूंगा आज के जो हमारे मुख्य अतिथि पधारे हैं श्री अशोक कुमार जी जैन को कि उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए संगोष्ठी के संयोजक प्रोफेसर राजेश कुमार जी पधारें। प्रोफेसर राजेश कुमार जी आज के मुख्य अतिथि जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए आप सभी के करतल ध्वनि के मध्य आज के कार्यक्रम के विषय रहे थे अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान सरकार श्री बसंत झा जी, और उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करने हेतु मैं निवेदन करता हूं माननीय कुलपति जी प्रोफेसर अल्पना कटेजा मैम को, मैम आप उन्हें स्मृति प्रदान कर
उनकी स्मृति में विश्वविद्यालय को सदैव ध्यान रखें। और आप तो इस विश्वविद्यालय के छात्र भी रहे हैं। और सांसद अतिथि के रूप में पधारे हैं आचार्य सुरेंद्र कुमार जी। उन्हें स्मृति प्रदान करने हेतु मैं प्रोफेसर सुनीता शर्मा मैम से निवेदन करूँगा। प्रोफेसर सुनीता शर्मा मैम, आप कृपया मंच पर पधारें। आप संस्कृत विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। आपसे निवेदन है कि प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जी को स्मृति प्रदान कर उन्हें इस विश्वविद्यालय की स्मृति में सदैव विद्यमान रहे। सांसद अतिथि के रूप में ही पधारे हैं उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के पूर्व आचार्य रघुनाथ घोष जी। और आपको स्मृति प्रदान हेतु प्रोफेसर संजुला थानवी जी से निवेदन करूंगा। प्रोफेसर संजुला थानवी जी कृपया मंच पधारें। और आचार्य रघुनाथ जी घोष जो आज सांसद अतिथि में पधारे, उन्हें स्मृति प्रदान करें। माननीय कुलपति प्रोफेसर अल्पना प्रजा मैम यहाँ पर विद्यमान है और उनके बिना यह कार्यक्रम किसी भी रूप में संभव नहीं था। अतः उन्हें स्मृति प्रदान करने हेतु मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर गोपाल मीणा जी को। प्रोफेसर गोपाल मीणा जी मंच पर पधारें। आप प्रोफेसर संस्कृत विभाग JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से पधारे हैं। और आप प्रोफेसर अल्पना कटेला को चिन्ह प्रदान कर उनका समर्पित आभार और धन्यवाद। और अब मैं औपचारिक धन्यवाद के लिए निवेदन करूंगा आयोजन सचिव डॉक्टर अनिल कुमार, निदेशक पंचवर्षीय विधि महाविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, कृपया पधारें और धन्यवाद रखें। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पर पधारे माननीय न्यायाधिपति श्री अशोक कुमार जी जैन साहब के हम आभारी हैं कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से हमें समय दिया। ये कोई पुरानी बात नहीं है, लेकिन मंच कहने से नहीं चूकूंगा कि आप अवकाश के दिन